शेयरिंग के लिए। सांबा में एक होता है डोमेन कंट्रोलर, उसको डीसी कहते हैं, शॉर्ट में उसको कहते हैं डीसी। वो सांबा हो या विंडोज हो, फाइल सर्वर में कर सकते हैं। तो सांबा में जो ये जो वर्क ग्रुप होता है, ये विंडोज का वर्क ग्रुप होता है। जब कोई विंडोज का क्लाइंट जब कनेक्ट करता है, तो वो सर्वर पे वर्क ग्रुप सर्च करता है, वर्क ग्रुप बोलता है वर्क ग्रुप चाहिए मुझे, वो ढूंढता है वर्क ग्रुप। सो सांबा हम लोग जब करते हैं, तो सांबा के कॉन्फ़िगरेशन में भी वर्क ग्रुप होता है, सांबा के कॉन्फ़िगरेशन में भी वर्क ग्रुप होता है। में जाना है, ऊपर जाना है ग्लोबल में, ये देखो वर्क ग्रुप लिखा है। मतलब वर्क ग्रुप का कोई ना कोई एक नाम चाहिए, वर्क ग्रुप का कोई ना कोई एक नाम चाहिए। अगर ये वर्क ग्रुप नहीं रहेगा ना गाइस, तो सांबा काम नहीं करेगा, शेयरिंग काम नहीं करेगा। क्योंकि जब विंडोज वाला बंदा आता है यहाँ पे, जब विंडोज वाला बंदा यहाँ पे आता है, तो वो वर्क ग्रुप ढूंढता है, बोलता है कौन सा वर्क ग्रुप है, सांबा, सलमान, आमिर खान, कुछ भी लिख सकते हैं वर्क ग्रुप नेम, और वो वर्क ग्रुप यहाँ पे स्टोर कर लेता है। अगर हमने इसको कमेंट कर दिया ना, सेमी कोलन से भी कमेंट होता है, हैश से भी होता है सांबा में, सेमी कोलन से भी कमेंट कर सकते हैं, ऐसा मतलब कमेंट, तो आपका शेयरिंग काम नहीं करेगा। मेरा बोलने का ये मतलब था, जब हम लोग शेयरिंग करते हैं, तो ये जो शेयरिंग होता है, ये वर्क ग्रुप बेसिस में होता है। और व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्क ग्रुप? वर्क ग्रुप का पर्पस होता है पीयर टू पीयर शेयरिंग के लिए यूज होता है। अगर कोई और मशीन है, ये शेयर करना है, लिनक्स का मशीन को शेयर करना है, या विंडोज को शेयर करना है, नॉट लिनक्स, विंडोज को शेयर करना है, तो वर्क ग्रुप ढूंढेगा, और वो एक वर्क ग्रुप बनाएगा, एक वर्क स्पेस वर्क ग्रुप, और उसमें शेयरिंग करेगा। तो इन सिंपल लैंग्वेज, इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग फ्रॉम विंडोज टू लिनक्स, विंडोज विल सर्च फॉर ए वर्क ग्रुप टैग, दैट टैग शुड बी enabled, देन ओनली विंडोज और लिनक्स शेयरिंग विल वर्क। ओके, वर्क ग्रुप की तरह और एक होता है, उसे कहते हैं डोमेन कंट्रोलर। नाउ व्हाट इज दिस डोमेन कंट्रोलर? डोमेन कंट्रोलर क्या है? डोमेन कंट्रोलर का मतलब क्या है? डोमेन कंट्रोलर का मतलब है, डोमेन कंट्रोलर का मतलब है डीसी, शॉर्ट में। मतलब इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन सर्वर, सेंट्रलाइज्ड यूजर डेटाबेस, और इसी को डोमेन कंट्रोलर भी कहते हैं। क्या होता है, ये सर्वर में जाएंगे हम, चाहे वो विंडोज हो या लिनक्स हो, हमें सर्वर में जाएंगे, यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि ये मेरा डोमेन है sadix.com, या मेरा डोमेन है example.com, ऐसे डिसाइड करेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स हैं, जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स हैं, ऐसे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, ये सारे क्लाइंट्स इस सर्वर पे आके लॉग इन करने के लिए इसमें आएंगे। एवरी क्लाइंट विल आस्क दिस सर्वर टू लॉग इन, एवरी क्लाइंट विल आस्क दिस सर्वर टू लॉग इन, मतलब वो सब लोग एक ही सर्वर पे जाके लॉग इन करने के लिए काम करेंगे, और इस सर्वर को कहते हैं डोमेन कंट्रोलर सर्वर। मतलब समझो ये क्लाइंट में मुझे यूजर बनाना है, मुझे यूजर बनाना है, तो अभी मुझे यूजर से लॉग इन करना है, ठीक है, तो मुझे इधर एक यूजर बनाना पड़ेगा। ओके, मुझे इधर एक यूजर बनाना पड़ेगा, इधर एक यूजर बनाना पड़ेगा, इधर एक यूजर बनाना पड़ेगा, इधर एक यूजर बनाना पड़ेगा। तो सारे क्लाइंट में जाके यूजर ऐड यूजर ऐड यूजर ऐड करना पड़ेगा। लेकिन मैं सारे क्लाइंट में जाके यूजर नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा गाइस, व्हाट आई विल डू, होल्ड ऑन गाइस, होल्ड ऑन 1 मिनट, होल्ड ऑन एवरीवन। ओके गाइस, तो क्या करना पड़ेगा, सारे यूजर बनाने पड़ेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं ये सारे यूजर यहां नहीं बनाना है, मैं सारे यूजर ना यहां पे बना दूंगा। तो कोई भी क्लाइंट में यूजर नहीं रहेगा, सारे क्लाइंट के यूजर यहां बना रहेगा, और इसे ही डोमेन कंट्रोलर कहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सारे यूजर बनाने पड़ेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं ये सारे यूजर यहां नहीं बनाना है, मैं सारे यूजर ना यहां पे बना दूंगा। तो कोई भी क्लाइंट में यूजर नहीं रहेगा, सारे क्लाइंट के यूजर यहां बना रहेगा, और इसे ही डोमेन कंट्रोलर कहते हैं। इसे क्या फायदा है, ऑल द यूजर विल बी कंट्रोल्ड फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से। गाइस होल्ड ऑन 1 मिनट, नहीं रहेगा, सारे क्लाइंट के यूजर यहां बना रहेगा, और इसे ही डोमेन कंट्रोलर कहते हैं। इसे क्या फायदा है, ऑल द यूजर विल बी कंट्रोल्ड फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से। इससे क्या होगा, अगर कोई लॉगिन भी करेगा ना, तो उसका ऑथेंटिकेशन, उसका यूजर नेम पासवर्ड, उसका यूजर नेम पासवर्ड पूछने के लिए वो यहाँ पे आएगा, सर्वर पे आएगा, यूजर नेम पासवर्ड पूछने के लिए सर्वर पे आएगा, और यहाँ से यूजर को वैलिडेट करेगा। अगर कोई लॉगिन करेगा तो यहाँ पे यूजर नहीं रहेगा, इस मशीन में यूजर नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर आपको किसी दिन इसको एक्सेस नहीं देना है, तो यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हो। किसी दिन आपको सारे यूजर को पासवर्ड चेंज करना है, आप यहाँ पे चेंज कर दो, सब लोग का पासवर्ड चेंज कर दे, हो जाएगा। मतलब यूजर को कंट्रोल करने के लिए डोमेन कंट्रोलर बना के रखता है। एंड एवरी यूजर विल नॉट, क्लाइंट पे कोई यूजर नहीं होगा, सारे यहाँ से लॉगिन करेंगे, और ये बहुत चलता है गाइस। और ये विंडोज में ये करने के लिए ही, डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए ही विंडोज में इसको कहते हैं, द सॉफ्टवेयर नेम इज कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी कहते हैं। तो मैं आप लोग से सबसे एडवाइस करूंगा कि आप लोग एक्टिव डायरेक्टरी कंपलसरी सीखो, यूट्यूब में जाके फ्री में लर्न एक्टिव डायरेक्टरी, क्योंकि एक बहुत कॉमन फंडा है, कॉमन चीज है आईटी के वर्ल्ड में। यू हैव टू लर्न एक्टिव डायरेक्टरी एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर्स, इसके बारे में देखो, सीखो, एटलीस्ट लर्न 20-30% ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। प्रैक्टिकल नहीं भी करोगे, एटलीस्ट लर्न थियरी। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, वो आपका नॉलेज बहुत काम आएगा आगे। जिनको आता है ऑलरेडी वो स्किप कर दो। भी एक्टिव डायरेक्टरी उसको विंडोज में कहते हैं, वही मुझे अगर लिनक्स में एक्टिव डायरेक्टरी बनाना है, तो लिनक्स में एक्टिव डायरेक्टरी नहीं कहते हैं। व्हाट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, लिनक्स में उसको कहते हैं सांबा 4। सांबा 4 कैन एक्ट एज ए डोमेन कंट्रोलर।
5 भी आ गया, सांबा वर्जन 4 कहते हैं एक्ट एज ए डोमेन कंट्रोलर। तो आप सांबा को एक्टिव डायरेक्टरी की तरह बना सकते हो। तो आप सांबा को एक्टिव डायरेक्टरी की तरह बना सकते हो। याद रखना, कोई पूछेगा सांबा को कर सकते हैं, नेट पे बहुत सारे वीडियो मिलते हैं सांबा एक्टिव डायरेक्टरी की तरह कैसे बनाना है। अब जैसे हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी को एक लैपटॉप से कनेक्ट करके एडमिनिस्ट्रेटर टूल, डीसैट टूल्स आते हैं जिससे हम कंट्रोल करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी को, वैसे आप सांबा करके कॉन्फ़िगर, सांबा करके आप विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर से कंट्रोल कर सकते हो। विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर टूल से आप कंट्रोल कर सकते हो, ग्रुप पॉलिसी सेट कर सकते हो, यूजर का पासवर्ड चेंज कर सकते हो, सब कर सकते हो। ये आइडिया लेके रखो, बड़ा टॉपिक्स है, ये सीखना है तो 200-300 पेज का बुक आता है। नाउ सांबा 4 है, या फिर आपको डोमेन कंट्रोलर बनाना है लिनक्स में, आप सांबा 4 यूज कर सकते हो, या फिर आप आईपीए करके टूल आता है वो यूज कर सकते हो। और ये सारे टूल बैकएंड में ओपन एलडैप यूज करते हैं। ये सारे जो होते हैं सांबा 4 या आईपीए हो, दे यूज एलडैप प्रोटोकॉल। एलडैप एलडैप क्या है मैं आपको बताऊंगा, टॉपिक है। और हम लोग ओपन एलडैप से भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओपन एलडैप इज अ सॉफ्टवेयर फॉर एलडैप इन लिनक्स। एलडैप का फुल फॉर्म है लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। लेकिन ये एलडैप पीछे प्रोटोकॉल एलडैप यूज करता है, इनफैक्ट एडी भी वही यूज करता है, एलडैप। अब कुछ लोग को इसका नॉलेज होगा, कुछ लोग को मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ। समझो आपके पास कंपनी में क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी के बहुत लाइसेंस लगते हैं, इसीलिए कंपनीज में क्या करते हैं, एक सांबा डाल देते हैं, लिनक्स डाल देते हैं सांबा, तो आपका पैसा बचत करते हैं। और सारे क्लाइंट्स विंडोज होता है, लेकिन एक ही सर्वर होगा जो आपका लिनक्स होगा, सांबा होगा, एक्टिव डायरेक्टरी की तरह काम करेगा, जिससे आपके लाइसेंसिंग बच जाएंगे, जिससे आपके विंडोज में बार बार अपडेट करना बच जाएगा, जिसमें आपके विंडोज में एंटीवायरस स्कैन करना बच जाएगा। तो बहुत लोग होल्ड ऑन, होल्ड। अभी अगर आपका ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी है, समझो आपका ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी है यहाँ पे, समझो ऑलरेडी आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी है, ठीक है, समझो एडी है आपके पास, डोमेन कंट्रोलर है, एक्टिव डायरेक्टरी है। तो अगर आपके पास, गाइस बीच में क्वेरी नहीं करना है, प्रशांत आप रूल फॉलो नहीं करोगे, गाइस बीच में क्वेरी मत करो, रूल फॉलो करो क्लास का, मैं क्वेरी टाइम दूंगा तभी पूछना है। आर यू फर्स्ट? बीच में क्वेरी नहीं करते हैं, मैं क्वेरी टाइम दूंगा तब एक साथ पूछिए, डू नॉट आस्क क्वेरीज इन बिटवीन। उससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, और बाद में मैं आपको जवाब नहीं दूंगा तो आप बोलोगे सर जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि रूल ही नहीं है। फिर मैं एक क्वेरी करूंगा तो सबको क्वेरी करना पड़ेगा, फिर हमारा क्लास स्मूथ चलेगा ही नहीं, और हमारा लेक्चर ही नहीं होगा, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आई अप्रिशिएट इफ यू आस्क क्वेरीज, बट थोड़ा वेट कीजिए, क्वेरी टाइम पे पूछिए। तो यहाँ पे देखिए एक्टिव डायरेक्टरी जो है, ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी है, और मेरे पास सामने लिनक्स का क्लाइंट है, ठीक है। तो क्या मैं लिनक्स को मेरे एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ? यस, हम लोग लिनक्स को भी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। वी कैन कनेक्ट लिनक्स क्लाइंट टू विंडोज डोमेन, हम लोग ये कर सकते हैं। तो आप लिनक्स क्लाइंट को विंडोज डोमेन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा इस, लिनक्स क्लाइंट कैन बी कनेक्टेड टू विंडोज डोमेन। उसके लिए लिनक्स में विनबाइंड सॉफ्टवेयर आता है, विनबाइंड लिनक्स में लाइकवाइज करके होता है, लाइकवाइज इस सॉफ्टवेयर से आप कनेक्ट कर सकते हो। आप एक लिनक्स क्लाइंट को विंडोज के साथ ऑथेंटिकेट कर सकते हो, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। लिनक्स का सर्वर होगा सांबा 4, विंडोज को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा विनबाइंड प्रोटोकॉल लाइकवाइज से आप लिनक्स क्लाइंट्स को वी कैन ऑथेंटिकेट विद विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी, और कुछ जगह पे ये सब करते हैं। बाकी ये टॉपिक है ओपन एलडैप, तभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल में सिखाऊंगा, अभी नहीं। तो गाइस, तो यहाँ पे हम लोग इसको होल्ड करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक कॉल्ड डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। उसके पहले मैं आपको बताता हूँ टीसीपी और यूडीपी में डिफरेंस क्या है। डीएचसीपी सीखेंगे, बट उसके पहले हम सीखेंगे यूडीपी एंड टीसीपी। एनएफएस पेंडिंग है, ठीक है भाई, सीख लो भाई, लोग परेशान है बहुत, अच्छा हुआ याद दिला आपने। एनएफएस कर लेते हैं, यूडीपी टीसीपी बता के एनएफएस बता देता हूँ, नो इश्यूज। ओके गाइस, वी विल डू एनएफएस, बस 10 मिनट का एनएफएस पेंडिंग है, बता देता हूँ। पहले यूडीपी टीसीपी क्या है बता देता हूँ। एचटीटीपी, एफटीपी, एनएफएस, एसएसएच, डीएनएस, एनएफएस, एसएसएच, डीएनएस, एफटीपी, सांबा, ये सब जो गाइस ये एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स हैं। ये सब जो है गाइस इसको कहते हैं एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। आप लोग ने ओएसआई लेयर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ओएसआई लेयर सीखो गाइस। इफ यू डोंट नो ओएसआई लेयर, रीड होमवर्क में लिख के रीड अबाउट दिस, व्हाट इज ओएसआई लेयर। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होते हैं एचटीटीपी, एफटीपी, एनएफएस, एसएसएच, डीएनएस, इसको कहते हैं एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स। ये लेयर 7 प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनको कहते हैं लेयर 7 प्रोटोकॉल्स। ये सारे जो प्रोटोकॉल है, ये भी प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या मैंने बेसिक में बताया था, लेकिन ये प्रोटोकॉल को ट्रांसफर करने के लिए, समझो अभी मेरे पास 2 मशीन है, तो एचटीटीपी, यहाँ पे एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, इसको ट्रांसफर करने के लिए, एचटीटीपी को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट लेयर में यहाँ से ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटोकॉल है। मतलब ये जो एचटीटीपी है, ये प्रोटोकॉल यहाँ से यहाँ जब ट्रांसफर होगा, तो ये प्रोटोकॉल उसको
रैप करके ट्रांसफर होगा। दिस प्रोटोकॉल विल हेल्प टू ट्रांसफर दिस एचटीटीपी टू हियर। और ये जो प्रोटोकॉल है इसे कहते हैं यूडीपी एंड टीसीपी प्रोटोकॉल। यूडीपी एंड टीसीपी प्रोटोकॉल कहते हैं। तो व्हाट इज यूडीपी टीसीपी? क्या ये एचटीटीपी एफटीपी एनएफएस के साथ आता है? नहीं। यूडीपी टीसीपी जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस प्रोटोकॉल एंड दिस। और ये लेयर 4 में चलता है। तो यूडीपी एंड टीसीपी आर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल एंड एचटीटीपी एफटीपी एनएफएस और लेयर 4 लेयर 7 प्रोटोकॉल। एंड these protocols use UDP or TCP. These protocols use UDP or TCP to transfer. These protocols use UDP or TCP to transfer. ये सारे इन दोनों में से एक यूज करेगा ट्रांसफर करने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। समझो HTTP प्रोटोकॉल है, ठीक है। अभी इसको जाना है, इसको ट्रांसफर करना है। तो समझो ये मेरा चेक है, ये मेरा चेक है। चेक हम लोग चेक लिखते हैं बैंक का चेक। क्या मैं ब्लैंक चेक लेके जाऊंगा सबको हाथ हिलाते हिलाते, सबको दिखाते दिखाते, समझो बहुत अमाउंट का चेक लिखा है? नहीं। मैं क्या करूंगा, वो चेक को ना एक एनवेलप में एनरैप करूंगा। एनवेलप, तो ये जो एनवेलप है ना गाइस, ये एनवेलप ये इधर यूडीपी होगा या फिर टीसीपी होगा। तो ये एनवेलप ये यूडीपी होगा या फिर टीसीपी। मतलब एचटीटीपी विल यूज इधर यूडीपी और टीसीपी टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसीलिए इस यूडीपी टीसीपी को कहते हैं, ये इसके ऊपर एनरैप करता है, इसके ऊपर एनवेलप जैसा बनता है। तो यूडीपी को टीसीपी को कहते हैं, यूडीपी टीसीपी इज एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल। यूडीपी एंड टीसीपी इज एनकैप्सुलेशन। किसको एनकैप्सुलेट करता है? एनकैप्सुलेट मतलब रैप करना। तो किसको रैप करता है? एचटीटीपी एफटीपी को रैप करता है। तो इनको कहते हैं एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल। सो यूडीपी टीसीपी आर एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल अबाउट दिस प्रोटोकॉल। तो ये जो चेक को एनरैप करता है, अभी समझो आपके पास एफटीपी है, तो एफटीपी के ऊपर कौन एनरैप करता है? एफटीपी के ऊपर एनरैप करता है टीसीपी। एचटीटीपी के ऊपर एनरैप करता है यूडीपी। मतलब टीसी, समझो आपका व्हाइट कलर का एनवेलप है, तो समझो वो टीसीपी है। और अगर और अगर और अगर और अगर वो एनएफएस है, तो समझो अगर वो एनएफएस है तो वो यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करेगा। डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। इट विल यूज यूडीपी एंड इट विल यूज टीसीपी। तो एनरैप प्रोटोकॉल है ट्रांसफर करने के लिए। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूडीपी और टीसीपी? टीसीपी को कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी को कहते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी को कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। यूडीपी को कहते हैं कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। इसको कहते हैं कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। क्या है मैं आपको समझाता हूं। मतलब समझो समझो ये एचटीटीपी है। अभी एचटीटीपी, समझो ये एचटीटीपी है। एचटीटीपी इधर टीसीपी यूज करेगा और यूडीपी यूज करेगा। इट विल इधर यूज टीसीपी और इट विल यूज यूडीपी। दोनों में से एक प्रोटोकॉल यूज करके वो आगे बढ़ेगा। लेकिन एचटीटीपी यूज करता है, टीसीपी यूज करता है, यूडीपी यूज नहीं करता। इसीलिए एचटीटीपी अगर टीसीपी यूज करते हैं तो एचटीटीपी कनेक्शन ओरिएंटेड रहेगा। वही अगर हम डीएनएस यूज करते हैं तो डीएनएस इधर यूडीपी यूज करेगा और टीसीपी यूज करके आगे बढ़ेगा। लेकिन डीएनएस यूडीपी यूज करता है, मतलब डीएनएस कनेक्शन लेस हो जाएगा। मींस व्हाट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी? मैं आपको बताता हूं। समझो आपके पास ए मशीन है और वो बी मशीन को कनेक्ट कर रहा है। ए इज कनेक्टिंग टू बी, ठीक है। तो ये क्या करेगा गाइस, ये जब बी के पास जाएगा, कैसे जाएगा? तो सबसे पहले समझो ए को डेटा ट्रांसफर करना है। ए को डेटा ट्रांसफर करना है बी में। तो व्हाट ए विल डू, ए पहले टीसीपी में करना है। वी आर लर्निंग टीसीपी। तो डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे होगा? ए पहले सिंक्रोनाइज पैकेट भेजेगा बी के पास। बाद में बी बोलेगा, बी बी उसको एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा। बी जो है वो एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा। फिर फिर ए क्या करेगा, फिर बोलेगा ओके। ए फिन पैकेट भेजेगा। फिन मतलब फिनिश, फिन मतलब फिनिश, एक्ट मतलब एक्नॉलेजमेंट, सिन मतलब सिंक्रोनाइज। और वो बी को भेजेगा। अभी ये दोनों के बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। ये दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब इसके बाद ए जो है वो बी को डेटा ट्रांसफर करेगा। ए जो है बी को डेटा ट्रांसफर करेगा 4-5 सेकंड। और जैसे ही 5 सेकंड डेटा ट्रांसफर किया, जैसे ही डेटा ट्रांसफर करेगा, उसके बाद फिर से जैसे ही डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, फिर से एज सुन एज द डेटा इज ट्रांसफर, फिर 5 सेकंड के बाद फिर से ए सिन पैकेट भेजेगा, सिंक्रोनाइज पैकेट। फिर ए एक्नॉलेजमेंट भेजेगा बी को। फिर ए मतलब बी फिन पैकेट भेजेगा, ए जो है सिन पैकेट भेजेगा, एक्नॉलेज भेजेगा, फिन होगा, डेटा, फिर वापस से ए टू बी डेटा ट्रांसफर होगा। फिर वापस कुछ देर में फिर वही होगा साइकिल की तरह। इससे फायदा क्या है? इससे आपका जो है अगर नेटवर्क लॉस हुआ तो टीसीपी में एडवांटेज ये है, आपका ए के बीच में नेटवर्क लॉस हुआ तो आपका डेटा रीट्रांसमिट होगा। बोलेगा यार एक्नॉलेज नहीं मिल रहा है, तो डेटा विल रीट्रांसमिट। मतलब इसमें डेटा लॉस नहीं होगा, नो पैकेट ड्रॉप ट्रांसफर के वक्त। इसीलिए टीसीपी को कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। डेटा लॉस नहीं होगा, पैकेट लॉस नहीं होगा। अगर हुआ तो भी फिर से रीट्रांसमिट कर देगा, या फिर आपको टाइम आउट करके एक मैसेज देगा, करेगा ही नहीं। इसका मतलब है ए टू बी में जब डेटा जाता है, कोई चेक देता है, टीसीपी का मतलब होता है सामने चेक ली दिया और एक्नॉलेजमेंट लिया, एक्नॉलेजमेंट लिया।
इसको कहते हैं जब ए टू बी ट्रांसफर होता है तो उसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट लेना। नाउ व्हाट इज यूडीपी? यूडीपी का क्या कॉन्सेप्ट है? समझो ए से डेटा जा रहा है बी में, तो यहां पे ना सिन होगा, ना एक्ट होगा, ना फिन होगा, यहां पे डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर होगा, नो एक्नॉलेजमेंट नथिंग। मतलब सामने वाले को चेक देगा, सामने वाले को चेक देके आ जाएगा, उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं लेगा। इसका मतलब यूडीपी फास्ट कौन सा रहेगा? टीसीपी का यूडीपी गाइस, दोनों में से फास्ट कौन सा चलेगा? डेटा ट्रांसफर फास्ट किस में होगा? यूडीपी यूडीपी में होगा। थोड़ा सा स्लोनेस किस में मिलेगा? टीसीपी में। टीसीपी ज्यादा स्लो नहीं रहता है, बिट स्लो कंपेयर टू यूडीपी, यूडीपी नहीं यूडीपी। सो ये डिफरेंस है। तो हम लोग जब फ्यूचर में डीएनएस करेंगे, एनएफएस करेंगे, ये सारे यूडीपी यूज करते हैं। इसका मतलब सामने डेटा गया कि नहीं, शायद कंफर्मेशन नहीं रहेगा। और वही हम, अगर हमने एचटीटीपी यूज किया, एफटीपी यूज किया, एसएसएच यूज किया, ये सारे क्या यूज करते हैं? टीसीपी। ये टीसीपी यूज करते हैं, याद रखना। दिस एप्लीकेशंस यूज दिस प्रोटोकॉल, दीज एप्लीकेशंस यूज दिस प्रोटोकॉल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यूडीपी का एग्जांपल। गाइस आप लोग ने वॉइस, व्हाट्सएप वॉइस में बात किया है? व्हाट्सएप वॉइस कॉल करते हो? यस मैसेंजर, या फिर आप ये यूज करते हो अपना आईएमओ, क्या होता है उसे, क्या है वो आईएमओ व्हाट्सएप वॉइस? टीसीपी यूडीपी। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो भी है, ये व्हाट्सएप वॉइस कॉल आईएमओ क्या है? बात करने के लिए यूज होता है ना, वॉइस मैसेंजर है ना ये। समझो एक बंदा अमेरिका में बात कर रहा है, यूएस में, तो गाइस जब वो बात करता है, बोलता है हाउ आर यू, तो गाइस हाउ आर यू में मालूम है कभी कभी वॉइस ब्रेक होता है, डब्ल्यू निकल गया, हो आर यू, यू में से वाई निकल गया, ओ। लेकिन आपको समझता है ना क्रैक होता है कि नहीं वॉइस? गाइस वॉइस में क्या होता है आपका? क्रैक होता है ना। तो वो जो क्रैक होता है इसका मतलब वो यूडीपी है। क्या है वो? यूडीपी है, क्योंकि वो वॉइस आपका क्रैक हो रहा है, चलता है लेकिन समझ में आता है ना, फोन बात करते हो क्रैक होता है लेकिन समझ में आता है, क्योंकि वो यूडीपी है। अगर गाइस वही मैं कॉल, उस वॉइस कॉल को मैं टीसीपी में चला तो क्या होगा? अगर कोई अमेरिका से हाउ आर यू बोलेगा, तो हाउ आर यू कैसे सुनाई देगा मालूम है? अगर आपने टीसीपी में चलाया तो हाउ आर यू ऐसे आएगा, तब तक आपका 10 चीज हो जाएगा। तो इसीलिए वॉइस वगैरह के लिए आपका यूज करते हैं, यूडीपी यूज करते हैं, टीसीपी भी कहीं कहीं करते हैं, बट यूडीपी इज द फेमस फॉर दिस। और टीसीपी यहाँ पे रन नहीं कर पाएंगे, नहीं तो बहुत स्लोनेस हो जाएगा। इसीलिए आपको ये थोड़ा सा आइडिया लेना है यूडीपी टीसीपी। तो अभी हमने कुछ टॉपिक सीखा था। एनएफएस क्या यूज करता है गाइस, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? यूडीपी। सांबा कौन सा यूज करता है? टीसीपी। समझो आपका कोई एप्लीकेशन है जिनको यूजर नेम पासवर्ड पूछना है, जिनको यूजर नेम पासवर्ड पूछना है, वो एप्लीकेशन जो है टीसीपी ही यूज करना पड़ेगा। अगर कोई एप्लीकेशन यूजर नेम पासवर्ड पूछता है, कोई भी एप्लीकेशन यूजर नेम पासवर्ड पूछता है, तो वो टीसीपी उसको यूज करना पड़ेगा, वो यूडीपी में नहीं चलेगा। तो कुछ एप्लीकेशन जो यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछते हैं, वो भी टीसीपी यूज करते हैं, और कुछ एप्लीकेशन यूडीपी यूजर नेम पासवर्ड पूछते हैं, तो टीसीपी कंपलसरी यूज करना पड़ेगा। चलिए, सो ये एक एग्जांपल था, इसको लिख लीजिए। अभी हम देखते हैं एनएफएस के कुछ पेंडिंग टॉपिक्स हैं। एनएफएस में परमिशन कैसे सेट करना है, और एनएफएस में वो स्टार क्या है, सिंक क्या है, एनएफएस में रूट स्क्वैश क्या है, और एनएफएस में मल्टीपल यूजर को कैसे एक्सेस देना है, और एनएफएस में आपको दूसरे सिक्योर कैसे करना है, और एनएफएस को मॉनिटर कैसे करना है, और एनएफएस में शेयरिंग स्लो है तो क्या करोगे। पहले लिख लो, मैं होल्ड में हूँ, आई एम ऑन होल्ड। गाइस आपका लेक्चर आज 8:20 को था, आप लोग 9 PM को ज्वाइन कर रहे हो। आपका जो एनएफएस है, यहाँ पे ईटीसी एक्सपोर्ट्स करके फाइल होता है एनएफएस। ये आपका एनएफएस है, और फाइल का नाम है ईटीसी एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये आपका फाइल का नाम है ईटीसी एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे देखिए ओपीटी फन्नी लिखा है, और यहाँ पे लिखा है स्टार, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंक। अब ये स्टार क्या है, तो समझो आई एम टीचिंग यू एनएफएस गाइस। तो समझो ये मेरा सर्वर है, और ये सामने मेरा क्लाइंट है, ये मेरा क्लाइंट है, तो दिस इज माय क्लाइंट। अभी सामने जो है, ये मेरा सर्वर है, ये मेरा क्लाइंट है। ये जो मेरा फोल्डर है ओपीटी फन्नी, ये कौन से क्लाइंट को एक्सेस देना चाहिए, कौन से क्लाइंट पे एक्सेस जाना चाहिए, तो मैं वो यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। इसको कहते हैं होम टू गिव एक्सेस, एसीएल कहते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। होम टू गिव एक्सेस, किसको एक्सेस देना है, तो हम लोग यहाँ पे आईपीस लिख सकते हैं 192.168.0.0/24, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 0.0.0.0, मतलब सबको एक्सेस दो, वर्ल्ड को एक्सेस दो, पूरे वर्ल्ड को एक्सेस दो। या तो आप यहाँ पे अलग अलग आईपी सेट कर सकते हो, 192.168.0.1, फिर 192.168.0.
25, या फिर आप यहाँ पे सबनेटिंग कर सकते हो /27 28, उतने मशीन को एक्सेस देना। और अगर आपने स्टार लिख दिया मतलब ऑल, सबको एक्सेस दो। स्टार का मतलब है टू गिव एक्सेस टू ऑल, मतलब सामने हर क्लाइंट को एक्सेस मिलेगा। और ये जो ब्रैकेट में लिखा है सिंक, सिंक क्या छोड़ दो, यहाँ पे हम परमिशंस लिख सकते हैं। होल्ड ऑन, तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार सिंक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप कुछ परमिशंस लिख सकते हो, रूट अंडरस्कोर स्क्वैश, यहाँ पे आप लिख सकते हो रीड राइट, यहाँ पे आप लिख सकते हो SUID, ऐसे परमिशंस लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे, अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो आपका परमिशन ले लेगा, -v में मालूम पड़ेगा, वो ले लेगा, देखो ये परमिशन ले लेगा बाय डिफॉल्ट, ये परमिशन है अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो। यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्टार ऑल, यहाँ पे लिखते हैं रीड राइट कमा रूट स्क्वैश। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट स्क्वैश? मैं बताता हूँ रूट स्क्वैश का मतलब क्या है। अभी समझो क्लाइंट है, वो क्लाइंट ने यहाँ पे डेटा बनाया, क्लाइंट ने यहाँ पे फाइल बनाया, यहाँ पे एक ABC फाइल बनाया, लेकिन वो जो फाइल है वो बनेगा सर्वर पे, वो आपका सर्वर पे बनेगा, द डेटा विल बी क्रिएटेड ऑन द सर्वर। तो उसका यूजर नेम क्या बनेगा, ये ABC का फाइल का यूजर नेम क्या बनेगा, ओनर कौन रहेगा? अगर आपने रूट से लॉगिन किया, अगर आपने नॉर्मल यूजर से लॉगिन किया, एक यूजर से लॉगिन किया, तो सेम नाम का यूजर यहाँ भी रहेगा। समझो रामू से लॉगिन किया तो उसको भी रामू रहेगा, इसका भी नाम रहेगा रामू, ओनर का नाम रामू रहेगा। अगर शामू से लॉगिन किया तो शामू रहेगा, सर्वर पे भी वो दिखेगा। लेकिन अगर आपने रूट से लॉगिन किया, समझो यहाँ पे रूट से लॉगिन किया और ये लॉगिन रूट से हो रहा है यहाँ पे, तो गाइस रूट सिक्योर नहीं है, इसीलिए हम लिखेंगे रूट स्क्वैश। मतलब अगर किसी ने रूट से एक्सेस किया तो रूट को स्क्वैश कर दो, स्क्वैश मतलब सप्रेस, दबा दो, एंड डू नॉट वर्क एज रूट, डू नॉट एक्सेस एज रूट। तो रूट स्क्वैश का मतलब है डू नॉट एक्सेस एज रूट, उसे कहते हैं रूट स्क्वैश। रूट जैसा काम मत करो। मतलब अगर ये सिक्योरिटी है गाइस, सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं, तो गाइस कोई रूट से अगर यूजर बनाया तो ये फाइल का नाम क्या बनेगा? तो समझो किसी ने XYZ बनाया एज अ रूट, तो यहाँ पे रूट नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा NFS में यूजर होता है, उसको NFS यूजर कहते हैं। NFS का यूजर का नाम होता है NFS नोबडी, और उसका ग्रुप का नाम होता है NFS नोबडी। तो जब आप रूट को स्क्वैश कर दोगे तो यहाँ पे उसका नाम बनेगा, NFS का यूजर बनेगा NFS नोबडी, NFS नोबडी, ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा आपको थोड़ा आइडिया लेके रखना है रूट स्क्वैश का मतलब क्या है। इतना सब जरूरत नहीं आजकल गाइस, मैं बार बार बोलूंगा, लेकिन आप बार बार बोल रहे हो करके मैं बता रहा हूँ, लेकिन बेटर है ज्यादा टॉपिक सीखो रादर देन गोइंग इन डेप्थ, क्योंकि सब कुछ इन डेप्थ सीखना तो NFS हमें और 15 लेक्चर सीखना पड़ेगा, बहुत है NFS के अंदर, वी कैन नॉट लर्न एवरीथिंग। 50,000 फीस हो जाएगा इंफ्रा सर्विसेज का, 58,000 लेना पड़ेगा। ओके, अभी ये यूज कैसे करते हैं कंपनी में, यूज कैसे करते हैं? होता क्या है कंपनीज में ना, NFS सर्वर पे रूट स्क्वैश भी लिख देते हैं और ऑल स्क्वैश भी परमिशन लिख देते हैं। इसे होता क्या है, कोई भी यूजर लॉगिन करेगा और यूजर फाइल बनाएगा, रामू शामू टॉम जेरी, तो ऑल स्क्वैश का मतलब ऑल यूजर स्क्वैश। तो यहाँ पे रामू ने फाइल बनाया, यहाँ पे शामू ने फाइल बनाया, यहाँ पे दामू ने फाइल बनाया, तो ये सारे जो हैं, जो भी बनाएगा इस, जो भी बनाएगा यहाँ पे रामू शामू दामू, जो भी बनाएगा, यहाँ पे जो फाइल होगा वो फाइल का ओनर बनेगा NFS नोबडी। इससे फायदा क्या है, NFS नोबडी के ग्रुप में इन यूजर को ऐड कर दिया जाता है, यहाँ पे सब लोग को इधर ऐड कर दिया जाता है। बाद में अगर रामू आएगा तो भी उसको NFS नोबडी दिखेगा, शामू आएगा उसको भी NFS नोबडी दिखेगा, तो रामू कैन एक्सेस शामू फाइल, शामू कैन एक्सेस रामू फाइल। तो ये थोड़ा काम करते करते समझेगा गाइस, टाइम लगता है, बट एक आइडिया मिलेगा, बस एक ओवरव्यू मिलेगा, मैं बार बार बताऊं, ये समझने को टाइम लगता है, ये सब काम करना पड़ता है। नाउ NFS को सिक्योर कैसे करें, हाउ टू सिक्योर NFS? NFS को सिक्योर करना है तो NFS UDP में चलता है, और NFS इज नॉट सिक्योर बिकॉज UDP इज नॉट सिक्योर। आप यूजर नेम पासवर्ड NFS में सेट नहीं कर सकते हो, बट NFS को सिक्योर करने के लिए NFS के साथ और एक सर्विस यूज करते हैं, उस सर्विस को कहते हैं NFS विद Kerberos, Kerberos ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं। व्हाट इज Kerberos? Kerberos इज अ वेरी गुड ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, बहुत अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है, उसमें सिमेट्रिक की यूज होता है। तो Kerberos यूज करके NFS को हम सिक्योर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे दो मशीन होगा, दोनों के बीच में Kerberos कॉन्फ़िगर होगा, और NFS उस Kerberos को यूज करके काम करेगा। उसमें टिकट्स वगैरह बनाया जाता है, टोकन क्रिएट होता है, और कीज शेयर होते हैं, कीज एक्सचेंज होते हैं, जो की मैच होगा उसी के साथ की बेस्ड काम करेगा, जो की मैच होगा उसी के साथ क्लाइंट एक्सेस कर पाएगा। और उसका एक ड्यूरेशन भी होता है, रिटेंशन पीरियड भी होता है, इतने टाइम के लिए होगा। दूसरा कोई क्लाइंट NFS में माउंट करने आएगा तो वो माउंट नहीं होगा जब तक वो के टिकट Kerberos टिकट कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं। अब Kerberos एक बड़ा टॉपिक है, बड़े आइडिया ले लो। या तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रन NFS ओवर TCP, ऐसे भी करते हैं, रन NFS ओवर TCP। इससे क्या फायदा होता है, थोड़ा सा सिंक में रहता है डेटा,
कैसे करना है, हाउ टू रन एनएफएस ओवर टीसीपी। उसके लिए आपको क्लाइंट पे जाके क्लाइंट साइड करना है, सर्वर साइड में। जब माउंट करते हैं हम क्लाइंट साइड में, माउंट -o प्रोटो इक्वल टू टीसीपी और आगे आईपी देना है ऐसा, फिर आगे लोकल फोल्डर देना है, जिससे आपका माउंट हो जाएगा। एनएफएस का वर्जन होता है एनएफएस वर्जन 3, एनएफएस वर्जन 4, ऐसे एनएफएस के वर्जन होते हैं। अभी जो वर्जन चल रहा है वो 4 चल रहा है। कैसे फाइंड करें एनएफएस वर्जन? एनएफएस स्टैक कमांड से आपको दिखेगा। एनएफएस का जो वर्जन में डिफरेंस ये है, एनएफएस 3 वर्जन में देयर वाज नो एसीएल, एसीएल नहीं था, सेटएफएसएल नहीं चलता था। एनएफएस वर्जन 4 में कैसे सुनना, आइडिया लेना है, नहीं समझा छोड़ देना है, बस आइडिया लेना है, बहुत कुछ ऊपर से जाएगा, बस 5% समझा आज बस हो गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एनएफएस वर्जन 4 में आपका एसीएल एनेबल्ड है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इसके लिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपका सर्वर जो है वर्जन 4 रहेगा, लेकिन आपका क्लाइंट 3 सपोर्ट करेगा, तो क्लाइंट सपोर्ट ओनली 3, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सर्वर पे लिखना पड़ेगा, सर्वर पे हम लिख सकते हैं, सर्वर पे बोलना पड़ेगा वर्जन 3 और 4 दोनों एनेबल करो, और बाद में क्लाइंट पे जाके बताना पड़ेगा माउंट -t एनएफएस वर्जन लिखना पड़ेगा, एनएफएस वर्जन 4, और आगे माउंट करना पड़ेगा, या वर्जन 3 लिखना पड़ेगा, ये 3 यूज करके माउंट करो। तो कभी कभी ऐसा लिखना पड़ता है क्लाइंट साइड टू यूज दिस वर्जन। अभी एनएफएस के टॉपिक में और एक चीज होता है, एनएफएस में एक चीज होता है, उसको कहते हैं गाइस आरपीसी, रिमोट प्रोसीजर कॉल। व्हाट इज आरपीसी? आरपीसी इज ए पेरेंट सर्विस व्हिच कंट्रोल्स मल्टीपल चाइल्ड सर्विसेज। मतलब एनएफएस, पोर्ट मैपर, माउंट डी, ऐसे कुछ सर्विस हैं जो आरपीसी बेस्ड सर्विस है। दीज ऑल आर आरपीसी बेस्ड सर्विसेज। तो दीज ऑल आर आरपीसी बेस्ड सर्विसेज। आरपीसी इसका फादर है और एनएफएस उसका चाइल्ड है। तो हम कैसे पता चलाएंगे कि आरपीसी के कौन से सर्विस है? मैं लिखूंगा आरपीसी इन्फो -p, p फॉर प्रोटोकॉल, टू फाइंड आरपीसी बेस्ड सर्विसेज। मैं लिखता हूं कमांड, देखो ये सारे आरपीसी बेस्ड सर्विसेज, पोर्ट मैपर, एनएफएस, माउंट डी, एनएफएस एसीएल, एनएफएस लॉक वगैरह वगैरह। तो कमांड से आप देख सकते हो, जब आप एनएफएस में कुछ काम करोगे ना, समझो आप एनएफएस में कुछ काम करोगे, होल्ड ऑन, समझो आप एनएफएस में कुछ काम करोगे, तभी आप एनएफएस में कुछ अगर आप काम करोगे, तो आपको अगर एरर आ गया क्लाइंट साइड, तो समझो आपको क्लाइंट साइड में एरर आ गया, क्लाइंट साइड में एरर आ गया, तो मतलब समझना आपको एरर आरपीसी एरर लिख के आएगा, एनएफएस एरर लिख के नहीं आएगा। अगर आपको आरपीसी एरर आ रहा है, मतलब आपका कुछ एनएफएस का एरर है, मतलब आपको कुछ एनएफएस का एरर है, याद रखिए। तो आरपीसी एरर मींस एनएफएस एरर, ये सब लोग याद रखिए। एनएफएस एरर करके नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये सब एक ही फैमिली के हैं। अभी एनएफएस में यहाँ पे देखिए एक सर्विस है, उसका नाम है माउंट डी, और एक सर्विस है 2049। व्हाट इज दिस माउंट डी सर्विस? ये माउंट डी क्या है? होल्ड ऑन गाइस, होल्ड ऑन। माउंट डी एक एनएफएस का ही रिलेटेड सर्विस है। जब आप एनएफएस सर्विस स्टार्ट करते हो, तो पीछे आपका माउंट डी सर्विस काम करता है। कैसे? जब आप क्लाइंट से कनेक्ट करते हो, जब आप सर्वर को क्लाइंट से कनेक्ट करते हो, ऐसे आप कनेक्ट करते हो, तो एनएफएस शेयरिंग के लिए यूज होता है, शेयरिंग करता है। लेकिन जब आप क्लाइंट से माउंट करते हो, जब माउंट कमांड करते हो सर्वर पे, तो आपका एक्चुअली यहाँ पे एनएफएस काम नहीं करता है। जब आप माउंट करते हो तो पीछे माउंट डी सर्विस काम करता है। अगर ये माउंट डी बंद हो गया ना, तो आपका माउंट कमांड वर्क नहीं करेगा। तो माउंट डी क्या करता है? माउंट डी सर्विस हेल्प्स टू क्लाइंट माउंट्स। माउंट डी सर्विस क्लाइंट माउंट्स को हेल्प करता है। लेकिन ये माउंट डी सर्विस जो है, ये सर्विस आपका, इसका पोर्ट रैंडमली चेंज होता रहता है, और ये पोर्ट मैनेज करने वाला सर्विस है पोर्ट मैपर, जिसका पोर्ट 111 है। तो पोर्ट मैपर कंट्रोल्स ऑल दिस, इनका पोर्ट, माउंट डी सर्विस का पोर्ट पोर्ट मैपर मैनेज करता है। अगर आप एक बार रिस्टार्ट करोगे ना, ये पोर्ट चेंज होता रहेगा, और बाय डिफॉल्ट यूडीपी यूज करता है। अगर आपने टीसीपी यूज किया तो टीसीपी करेगा वो। ये सब जरूरत नहीं है गाइस, बस एक आइडिया दे रहा हूँ, ये सब नॉलेज की जरूरत आपको अभी नहीं है, आपको बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स आगे सीखना है। ये जो पोर्ट है ये रैंडमली चेंज हो जाता है, तो इसको मैनेज कैसे करें? समझे आपके कंपनी में फायरवॉल है, और एनएफएस को कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि आपका क्लाइंट जब माउंट करता है, तो फायरवॉल में कैसे पोर्ट डिसाइड करें? तो हम लोग सर्वर पे ऐसा भी कर सकते हैं, दैट इज अ फाइल कॉल ईटीसी sysconfig nfs, जहां पे हम लिख सकते हैं माउंट डी का स्टैटिक पोर्ट, कि तुम ये पोर्ट में काम करो 4000 4005। तो जब भी माउंट डी काम करेगा तो एक ही पोर्ट में काम करेगा, और उस पोर्ट को आप फायरवॉल में ओपन कर सकते हो।
जिससे क्योंकि क्या है रैंडम पोर्ट चेंज होने से फायरवॉल में स्टैटिक पोर्ट डिफाइन नहीं कर पाते, तो ऐसा भी चीजें करते हैं कंपनीज में। तो मैं अगर सर्विस बंद कर दूं एनएफएस का, इधर देखिए अब मैं फिर से आरपीसी कमांड रन करता हूं तो देखना माउंट डी का पोर्ट चला गया। अब मैं फिर से स्टार्ट करता हूं सर्विस तो देखो माउंट डी पोर्ट आ जाएगा, फिर से आ जाएगा। पोर्ट चेंज होता है बाद बाद में, थोड़े टाइम के बाद भी हो सकता है रिस्टार्ट के बाद। अगर आप एक ही फाइल को दो जगह से एक्सेस कर रहे हो तो एक फाइल रीड ओनली होना चाहिए, एक फाइल राइटेबल होना चाहिए। वो कंट्रोल करता है एनएफएस एनलॉक मैनेजर। और कभी कभी आप क्लाइंट से माउंट करते हो, समझो आप क्लाइंट से माउंट करते हो एनएफएस, तो हम लोग यहाँ पे रीड साइज लिख सकते हैं, रीड साइज आर साइज कहते हैं उसको। ऐसे लिखते हैं 8000, फिर डब्ल्यू साइज लिखते हैं 9000, मतलब इतना साइज का ही लिमिट राइट करो, इतना साइज का लिमिट रीड करो। ये बाइट्स में होता है। ये माउंट में एफएस टैब में लिख सकते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आपका नेटवर्क में ज्यादा साइज किया तो नेटवर्क चॉकअप हो जाता है, शेयरिंग स्लो हो जाता है। यू कैन लिमिट द रीड साइज एंड राइट साइज। ये आपका आइडिया लेना, लिखना नहीं है। ये आप कंपनी में काम वाम करोगे कभी आपको ये दिखेगा सामने। फ्यूचर में जब आप नैस सीखोगे, नैस, तो ये सब कॉन्सेप्ट ही यूज होगा सेम टू सेम। एक्चुअली यू आर आल्सो लर्निंग 50% ऑफ नैस टॉपिक। याद रखिए, नैस यूजेस एनएफएस कॉन्सेप्ट। स्टोरेज, नैस स्टोरेज, नेटवर्क एरिया स्टोरेज। कंपनी में बोलते हैं कि मेरा शेयरिंग स्लो हो गया है, मैं शेयरिंग इज स्लो, तो मैं कैसे इसको टैकल करूं? तो गाइस एनएफएस में जब भी शेयरिंग स्लो होगा तो आपका नेटवर्क का इशू होगा, आपका नेटवर्क स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए जब भी शेयरिंग करते हैं तो 10 जीबीपीएस 1 जीबीपीएस रखते हैं, इतना ही रखते हैं, स्पीड ज्यादा रखते हैं। तो कभी भी शेयरिंग के टाइम याद रखना स्लो हो गया तो आपको नेटवर्क का स्पीड, नेटवर्क कार्ड, हाई एंड कार्ड रखना पड़ेगा स्पीड बढ़ाने के लिए। शेयरिंग के लिए ज्यादा, अगर शेयरिंग स्लो हो गया मतलब समझना नेटवर्क टीम को कॉन्टेक्ट करने, नेटवर्क का इशू होता है मोस्टली, स्पीड नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि शेयरिंग में बड़े बड़े फाइल ट्रांसफर होते हैं, मतलब शेयर होते हैं, नेटवर्क स्लो हो जाता है। तो कैसे फाइंड आउट करूं मेरा अगर एनएफएस सर्वर स्लो है तो मैं लिखूंगा एनएफएस स्टैट। एनएफएस स्टैट का मतलब है एनएफएस स्टैटिस्टिक्स। तो मैं लिखूंगा एनएफएस स्टैट, जिससे मुझे यहाँ पे पूरा एनएफएस का स्टैटिस्टिक्स दिखाएगा। एनएफएस स्टैटिस्टिक्स, कितना राइट हुआ, कितना रीड हुआ, कितना ड्रॉप हुआ, ऐसे। टू फाइंड एनएफएस इज रनिंग स्लोअर, कुछ इशू है क्या है। आपका हार्ड डिस्क जहाँ पे एनएफएस सर्वर है वहाँ पे आपको हार्ड डिस्क भी अच्छा रखना पड़ेगा। अगर आपने एचडीडी रखा तो स्लो हो जाएगा, एसएसडी रखना पड़ेगा, एनवीएमई रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका सारा डेटा यहाँ पे रीड राइट होता रहेगा एनएफएस सर्वर में। तो एनवीएमई हार्ड डिस्क रहेगा तो फास्ट हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। क्योंकि आपका हार्ड डिस्क में डेटा इनपुट आउटपुट स्लो हो जाएगा तो क्या करोगे? फोटो ले लीजिए। अभी हम वाइंड अप करेंगे गाइस, 2-3 मिनट में, 5 मिनट में भी वाइंड अप। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीएचसीपी। इसका फोटो ले लीजिए, यहाँ से पिक ले लीजिए। ये न्यू टॉपिक है। डीएचसीपी का फुल फॉर्म है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएचसीपी 67, 68, 69 पोर्ट में काम करता है। डीएचसीपी यूडीपी और बूटपी प्रोटोकॉल यूज करता है। बूटपी क्या है मैं बताऊंगा। डीएचसीपी आपका इट इज यूज फॉर आईपी, इट स्टोर्स आईपी पूल, आईपी पूल रखता है, आईपी स्टैक रखता है। डीएचसीपी प्रोवाइड्स डायनामिक आईपी और स्टैटिक आईपीस टू मल्टीपल क्लाइंट्स। डीएचसीपी क्या प्रोवाइड कर सकता है? डीएचसीपी कैन प्रोवाइड आईपीस, गेटवेस, डीएनएस इंफॉर्मेशन, डोमेन कंट्रोलर इंफॉर्मेशन, डीसी मतलब डोमेन कंट्रोलर। डीएचसीपी कैन प्रोवाइड फाइल इंफॉर्मेशन, मतलब डीएचसीपी ओनली आईपी नहीं देता है, डीएचसीपी गेटवे भी दे सकता है, डीएनएस का इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, एनटीपी का भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। डीएचसीपी बहुत कुछ कर सकता है। ये सब क्या है बताऊंगा बाद में। मतलब डीएचसीपी एक सर्वर है जो मल्टीपल क्लाइंट्स को आईपी देता है, आईपी असाइन करता है। तो डीएचसीपी एक एजेंट है, मार्केट में एक ऐसा एजेंट है जो क्लाइंट को आईपी देता है, भाड़े पे, लीज में देता है। डीएचसीपी आई प्रोवाइड्स आईपी इज इन लीज, रेंट पे देता है। इसीलिए डीएचसीपी जो आईपी देता है वो रैंडम आईपी देता है, स्टैटिक नहीं देता। स्टैटिक चाहिए तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये कैसे कॉन्फ़िगर करना है, लिनक्स में डीएचसीपी सर्वर कैसे बनाना है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो हम लोग निकलते हैं गाइस, ट्यूसडे मिलते हैं हम।